ठीक है, स्टार्ट करें। मॉडिबल हूँ तो कुछ पूछना है किसी को? कोई व्हाट्सएप में पूछ रही थी ना। चलो, तो हमने अभी 2023, 2022 है ना, और 2021 का पेपर आपको भेजा था, तो आपने ट्राई किए होंगे, तो उसके डाउट डिस्कस कर लेते हैं। ये COT 2021 का आंसर की है ना, यहाँ पे जो ग्रुप में मांग रहे, देखो। और ये पेपर मैंने बस भेजे थे, आंसर की यहाँ पे है ड्राइव में। सो बताओ, जिन लोगों ने ट्राई किया है तो यू कैन टेल डाउट, बता सकते हो। ट्राई किए हो? कुछ पूछना है? सर 37 और 39 बता दीजिए। ओके। और देखो, PYQ में अगर नहीं भी बोल रहा हूँ तभी तुम्हें कंप्लीट करना ही है। मैं हर बार ये कहता हूँ कि तुम्हें खुद से एफर्ट्स करने हैं, खुद से पूरे सिलेबस करना है, PYQs करने हैं, और मॉक टेस्ट अगर आप ज्वाइन किए हो तो मॉक टेस्ट भी सॉल्व करना है। ठीक है ना? वो जो जो प्रॉब्लम्स है वो एक जगह आप कलेक्ट करके रखो, एक एक करके बताओ, एक एक करके मैं भी सॉल्व करूंगा, है ना, मतलब 1 बाय 1। तो PYQ सिलेबस और मॉक टेस्ट तो आपको करना ही है। मैं उसमें जो हेल्प कर सकता हूँ वो कोशिश कर रहा हूँ, ये है भाई। करना आपको खुद ही है, मैं अगर बोलूँ या ना बोलूँ, है ना। एग्जाम तो देना ही है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, सिलेबस आपके ठीक कंप्लीट होने चाहिए। तो सिलेबस के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑलरेडी है, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं वो देखो CUT का। PYQs ड्राइव में है, एक एक पेपर सॉल्व करो, इतने सारे PYQs हैं। मैं बोलूँ या ना बोलूँ, सॉल्व आपको करना ही है। नहीं करोगे तो जो सॉल्व करेगा उसका क्वालिफाई होगा, है ना, क्योंकि ये तो कॉम्पिटिशन है, तो यहाँ पे मार्क के हिसाब से रैंकिंग होती है, ये है। तो सिलेबस, PYQ और मॉक टेस्ट जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए, अपने आप को चेक करने के लिए कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हो, कितना आपने अभी तक सीखा है, उसको टेस्ट करने के लिए। सो बाकी मैं डाउट के लिए हूँ, जो हेल्प करने के लिए, कि आपको कहीं डाउट है तो। 37 और 39, ओके। तो इसमें क्या डाउट है? FX दे रखा है या नहीं, जिनका डाउट है? यस सर। इसमें क्या है? FX mod x माइनस 6 है, f of x निकालो। कब? जब x मोर देन 20 है, जब x मोर देन 20 है तब। तो बोल रहा है कि, है ना, अगर x मोर देन 20 है तो g डैश x क्या होगा? तो ट्राई करो, हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है ये। कई बार क्वेश्चन देख के हमें लगता नहीं होगा, कोशिश तो करो, पहले ये निकालने की कोशिश करो, फिर एक एक स्टेप आगे बढ़ो, फिर देखो सॉल्व हो जाएगा। और f of x,
इसका क्या मतलब है, एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस सिक्स कॉम्पोजिशन, तो एफ एक्स की वैल्यू है मॉड एक्स माइनस सिक्स, तो क्या आएगा यहाँ से, अब एफ ये एफ एक्स ये रख दिया, अब एफ एक्स में एक्स के प्लेस पे रखना है, तो x के प्लेस पे ये क्वांटिटी यहाँ आ जाएगा मॉड में x माइनस सिक्स माइनस में सिक्स, ये होगा ना f ऑफ x, ये हमारे पास है। अब इसमें क्या करना है, ठीक है, तो अब खुद सोचो, अगर x मोर देन 20 है, जैसे ये बोल रहा है x मोर देन 20 है, सो x मोर देन 20 होने का मतलब है, सो बताओ x माइनस सिक्स का मॉड किसके इक्वल हो जाएगा इस वैल्यू के लिए, x माइनस सिक्स, हाँ है ना, जस्ट x माइनस सिक्स, क्योंकि आपको पता है ना रूल इसका कि मॉड x इज x व्हेन x इज पॉजिटिव, mod x is equal to minus x when x is negative, तो जब x more than 20 होगा तो x minus 6 तो हमेशा पॉजिटिव ही आना है ना, क्योंकि यहाँ से x minus 6 की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ये more than 14 आएगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू ये हो गई। ओके, तो फर्दर इसको यूज करते हैं अब, तो यहाँ पे इसके प्लेस पे आप ये रखो, x more than 20 के लिए हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे mod ये x minus 6 हो गया, तो फाइनली आ गया मॉड x माइनस 12। नाउ यू टेल, अगर x मोर देन 20 है तो x माइनस 12 किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड x माइनस 12 किसके इक्वल होगा, x माइनस 12, ठीक है, x माइनस 12 के ही, क्योंकि सिंपल है कि x मोर देन 20 है, तो x मोर देन 20 के लिए जो x माइनस 12 है वो भी पॉजिटिव ही रहेगा, सो x माइनस 12 भी आपका पॉजिटिव ही रहेगा, तो इस तरीके से है। सो x माइनस 12 का मॉड, ठीक है, ये है, तो अब बताओ, ये तो सिंपल आ गया x माइनस 12। अब इसका पूछा है डिफरेंशिएशन करो, तो ये आपने क्या निकाल लिया, gx निकाल लिया यहाँ से, सो एट द एंड है ना, सो बस एक एक स्टेप ट्राई करोगे ना तो हो जाएगा, कोशिश करने को होगा, तो यहाँ से gx फाइनली आ गया आपके पास x माइनस 12, कब, जब x मोर देन 20 है, क्योंकि मुझे इसके बारे में ही सोचना था, तो इजी है डिफरेंशिएशन करना, बस आ गया, ठीक है, तो पूछा गया है g डैश x, तो यहाँ से आ गया g डैश x इज 1 है ना, एटलीस्ट व्हेन x इज मोर देन 20, तो उसके लिए g डैश x 1 होगा, ये बस, ठीक है। तो जिन लोगों ने 2021 का पेपर ट्राई किया है वो डाउट पूछ सकते हैं, जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया है, जब ट्राई करना है तब डाउट पूछना है, यानी क्वेश्चन रीड करके डाउट पूछ रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा आपको फायदा नहीं होगा जी। सर 27 नंबर, ओके 27, 37 के बाद कौन सा था, इसके पास ही था ना क्वेश्चन 39, सर 27, 39, हाँ 27 39, फिर ऊपर जाना पड़ेगा, फिर वापस इस पे आऊंगा, सो 39 में क्या है, या तो इसके बाद 27 पे है ना, एक फंक्शन है कि एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई है, और f1 की वैल्यू 2 है, फाई एक्स ये है ना, तो ये सब का लॉजिक समझना है कि कैसे कर सकते हैं सॉल्व, और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। So f of x plus y is equal to fx plus fy. So किस टाइप का फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, बताओ, कोई एक फंक्शन सजेस्ट करो, एनीवन जो इसको सेटिस्फाई करे, यू सजेस्ट मी एनी फंक्शन fx that satisfies x plus y, नहीं fx बताओ, मतलब मुझे बताओ fx is equals to x, fx, equals to y. हाँ, तो मतलब ये हो गया कि लाइक
तो ये जो भी होगा लीनियर फंक्शन होगा, तो ये इस टाइप का होगा k टाइम x मोल दो, तो इस टाइप का फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। कि ax प्लस b लेंगे सेटिस्फाई नहीं करेगा, जस्ट a टाइम x, तो मैं उसको k टाइम x कर दिया हूं, तो ये फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेगी। एंड सिर्फ इसी टाइप का फंक्शन सेटिस्फाई करेगा और कोई फंक्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है ना। सो ओनली लीनियर, जो भी लीनियर क्या बोलता हूं उसको मैं, एक लाइन होगा y बराबर mx टाइप का, तुम ये समझ सकते हो कि fx बराबर mx बोल दो, सो ओनली दिस विल सेटिस्फाई दिस कंडीशंस। mx प्लस c होगा तो दैट विल नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। सो मतलब mx मतलब कोई लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है ना, जिसका स्लोप m है, तो वो सेटिस्फाई करेगी इस कंडीशन को। अब सो fx बराबर mx टाइप का फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, चेक कर सकते हो। यहाँ से अगर m टाइम x प्लस y, यहाँ mx प्लस my इक्वल है, ओके, तो वी गॉट द फंक्शन। अब ऐसा है कि f12 है, ये f12 इसीलिए दिया है ताकि तुम इस m की वैल्यू डिसाइड कर सको। तो देख लो यहाँ से f1 यहाँ से आ जाएगा m, और क्वेश्चन ने कहा है ये 2 है, ठीक, यहाँ से f1 निकाला वो m हो गया, और इसने कहा 2 है, तो इसका मतलब m की वैल्यू 2 आ गई, तो अब मेरा फंक्शन हो गया 2x। So 2x is the function that satisfy this as well as this condition. So जो 2x फंक्शन है इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है कि अब तो हो गया ना, अब कर दोगे, बताओ। अब फाई एक्स जो फंक्शन इसने दिया है आपको, फाई एक्स या साई एक्स जो भी है, तो ये साई एक्स है। साई एक्स एक फंक्शन है 0 to x f of 2t, तो fx है 2x, तो f of 2t कितना हो जाएगा जी? 40। हाँ, ये 4t dt है ना, सो 4t dt हो गया। अब 4t dt 0 से x, तो पूछ क्या रहा है? डेरिवेटिव। तो चलो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लो, क्या जरूरत है इंटीग्रेट करने का, करना भी चाहो कर भी सकते हो। तो 2 बार करोगे 2t कंडीशन t स्क्वायर, तो ये फाइनली 2x स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव कर लो, तो साइड डैश x 4x, है ना। तो वैसे भी डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते लेबनिज रूल से, तब भी यही आता, यहां से डिफरेंशिएट करते तो 4x। अब क्या पूछा है? साइड डैश 3, तो साइड डैश 3 इज इक्वल टू कितना आ गया यहां से? साइड डैश 3, 4 3 जा 12, तो 12 इज द आंसर, ठीक है। देख लो, तो मेनली प्रॉब्लम यही होगा कि हाउ टू डिसाइड दिस फंक्शन। तो इसको लीनियर फंक्शन बोलते हैं, देखा ना, f of x plus fx plus fy। जैसे मैं कई बार क्वेश्चन इसी में अगर थोड़ा सा चेंज कर दे, इस बार इसकी जगह अगर ऐसा लिख देता है कि fx plus y is equal to fx into fy, तो बताओ which type of function will satisfy this condition? e to the power x। हाँ, उस तरह का फंक्शन हो जाएगा। सो अब जो फंक्शन होगा, कोई मान लो m की पावर x टाइप का, m कैन बी एनी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर नॉट इक्वल टू 1, तो इस तरह का कोई भी फंक्शन हो सकता है m की पावर x टाइप का, तो वो सेटिस्फाई करेगा। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो e की पावर x एक एग्जांपल है, तो इन जनरल ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जैसे y बराबर mx है ना, ये इन जनरल लीनियर फंक्शन है, लीनियर लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो m डिफरेंट स्लोप्स हैं, वैसे ही, ठीक है। तो उस तरह से आएगा, तो वैसा कर सकते हो जी। 27 देखो सर, एक बार 38 भी देख लीजिए ना जी। तो 38 जो कह रहा है कि क्या है इसमें, सर इसके पहले वाला क्वेश्चन कौन सा था? 37 का? ये 39 था अभी, अच्छा, ये वाला 39 और अभी 37 किया था उससे पहले, हाँ अब ये 38। सो ये तो क्या भाई, ये तो इजी है ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें? लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंस, हाँ, लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, उससे आ जाएगा कि fx log x है, ट्राई करो, हो जाएगा। देख के डर जाते हैं तो ट्राई करोगे ना। मेन प्रॉब्लम ज्यादातर बच्चों को यही दिक्कत है कि वो कोशिश करने से पहले हार मान जाते हैं, फिर उनका कुछ नहीं होगा।
तुम ट्राई करोगे, गलतियां करोगे तो सीखोगे। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, सो एफ एक्स लॉग एक्स है और डी अपॉन डी टी, सो इसको मैं अगर लिखूं इस तरीके से कि टी स्क्वायर से टी क्यूब एफ एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स को चलो हम लोग रख देते हैं, एफ एक्स की वैल्यू जो दे रखा है इसने, सो एफ एक्स हमें क्या दे रखा है, लॉग एक्स, सो एफ एक्स इज लॉग एक्स डी एक्स, है ना। तो एफ एक्स है लॉग एक्स, टी स्क्वायर से टी क्यूब, एफ एक्स हो गया लॉग एक्स, सो लॉग एक्स डी एक्स टी स्क्वायर से टी क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट करना है टी के रेस्पेक्ट में, तो सिंपल है ना। तो आपको जस्ट जानने की जरूरत है व्हाट इज द लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, तो उससे हो जाएगा। तो इसमें सिंपल है, डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा लॉग टी क्यूब इंटू टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर माइनस लॉग टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, दैट्स ऑल, है ना बस। तो अब क्या कह रहा है, ये एक फंक्शन आया, ये जो वैल्यू है पूछ रहा है कि जो आपका आंसर आया है अभी इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। सो 3t स्क्वायर बाहर है, पावर इसको बुला सकते हो 3 को, तो 9t स्क्वायर लॉग t हो जाएगा। इसको भी t स्क्वायर बाहर बुलाओगे 2, तो माइनस 4t लॉग t हो जाएगा, मतलब बेस e है यहाँ पे लॉग में। तो अब बताओ ये जो फंक्शन है, लेट से इसका नाम मैं gx रख देता हूँ, जो आंसर आया तो ये gx है, सपोज दिस इज gx, जो इसका आंसर आया। अब पूछ क्या रहा है आपसे कि इसकी वैल्यू 0 होगी जब t 0 होगा, तो चेक करो t को 0 पुट करो, व्हाट विल बी वैल्यू, सर 0 होगा। कैसे, टी स्क्वायर टी इज लॉग, तो log 0 एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ लॉग 0 क्या होता है, सेकंड ऑप्शन होगा सर। सो यहाँ से log t ऐसा कॉमन लिया log t, चलो तो अभी आपका 0 इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म आएगा, ये वैल्यू 0 होगी और ये इन्फिनिटी होगी, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। तो हमें फर्दर इसको सॉल्व करना होगा t टेंड्स टू 0 लेके, तो मतलब t है ना, सॉरी gx ना लिख के t का फंक्शन है ये, तो gt लिखना पड़ेगा, t का फंक्शन है ना, नेक्स्ट का नहीं। तो हैज वैल्यू 9e स्क्वायर माइनस 4e, है ना, t बराबर 0 पे 0 इंटू इन्फिनिटी एग्जैक्टली एट t बराबर 0 दिस फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड, ठीक है। तो ये तो गलत है, ठीक है ना, log t इज माइनस, log 0 इज माइनस इन्फिनिटी, है ना। तो इस तरह से अब ये देख लो, t को e रख के देख लो, तो 9e स्क्वायर माइनस 4e, log e 1 होता है ना, बेस e है तो log e बेस e 1 हो गया, सो 9e स्क्वायर माइनस 4e, तो आ तो गया, है ना। सो सेकेंड वाला करेक्ट है। t बराबर 2 रख कर देख लो, log 2 बनेगा, तो ये भी गलत है ना। सो ये समझना है, तो फर्स्ट डिफरेंशिएट करना था एंड देन आपको वैल्यू पुट करनी है। सर एक बार लेबनिज रूल थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। जी, लेबनिज रूल में दो फॉर्म है, लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। ठीक, ये कहता है, तो एक तो हमारे पास है ऐसा कि मान लो d अपॉन डी एक्स, यहाँ है लेट से एच एक्स, यहाँ है जी एक्स, और यहाँ पे कोई फंक्शन है लेट से एफ टी डी टी, ठीक। तो हमें इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो t का फंक्शन है x के रेस्पेक्ट में। तो इसका आंसर आता है, बताओ जिनको याद है, बहुत लोगों को याद भी होगा, हाँ क्या लिखें, f ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, हाँ माइनस एफ एच एक्स f of hx into h dash x, तो दिस इज द वन फॉर्म, सो दिस इज अ सिंगल वेरिएबल फंक्शन, तो एक फॉर्म है। दूसरा फॉर्म इसका है जनरलाइज्ड फॉर्म, तो ये पहला फॉर्मूला आता है जो कि हमने अभी यूज किया है ना, ये वाला हमने अभी यूज किया है। दूसरा फॉर्म इसका है
कि डी अपॉन डी एक्स ऐसा रहेगा, मान लो एच एक्स टू जी एक्स। अब यहाँ कोई टू वेरिएबल फंक्शन आ जाए कि यहाँ t भी है और x भी है, अब फिर आप t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है, देख लो। सो नाउ इट इज टू वेरिएबल फंक्शन, सो f ऑफ t कॉमा x, यहाँ x नहीं था पहले, है ना, अब x भी है और t भी है, दोनों है। सो बताइए जी, तो क्या डिफरेंस आता है? सर ये आता है hx to g पर इंटीग्रेशन hx to gx d of dx पार्शियल डेरिवेटिव बताया गया। हाँ, सो एच एक्स टू जी एक्स, जस्ट यहाँ f का पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, ये इनसाइड शिफ्ट होगा, ft comma हाँ x dt। यस, और इनटू में यही मतलब f ऑफ dx रहेगा, पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे और उसके बाद फिर जो भी होगा dt रहेगा, और बाकी प्लस f of हाँ gx प्लस वही f ऑफ t के जगह रख देंगे gx comma x into g dash g x डैश x माइनस minus f hx comma x f ऑफ एच एक्स कॉमा एक्स इंटू एच डैश एक्स, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, सो दिस इज अ फॉर्मूला, आपको बस समझना है। सो 27 जो है, सर वो लास्ट वाला स्लाइड प्लीज फिर से दिखा दीजिए थोड़ा सा। ये वाला हो गया सर। सो यहाँ पे जो है 27 कह रहा है x has a continuous uniform distribution on 0 to 10, तो x continuous uniform 0 10 है। पूछ क्या रहा है आपसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो सिंपल तो है, इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लो। मैं वही कह रहा हूँ, तुम लोग ट्राई नहीं करते हो, क्वेश्चन देख के ही डर जाते हो, तुम थोड़े बहुत कोशिश करोगे ना तो हो जाएगा। इसमें क्या नया है, समहाउ सॉल्व भी तो करना है ना, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है। तो यहाँ बता रखा है मुझे, इसमें क्या हुआ सर, इसमें कुछ क्वेश्चन कंप्लीट है क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी होना चाहिए आगे ऐसा कुछ समथिंग। अच्छा हाँ प्रोबेबिलिटी ही होगा, वो मिसिंग है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, यस यस प्रोबेबिलिटी ही होगा, फिर तो हो जाएगा ना। इसको क्वाड्रेटिक बना लो तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, इसको एलसीएम ले लो, x तो यूनिफॉर्म 0 10 है तो x पॉजिटिव ही है, तो एलसीएम लोगे तो x स्क्वायर प्लस 10 मोर देन 7x, तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 मोर देन 0। अब इसको फर्दर फैक्टराइज करो, सो x माइनस 5 x माइनस 2, तो अब देखो प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है, तो इसको तुम नंबर लाइन पे चेक कर सकते हो, 2 और 5 जैसे इसका फैक्टर आएगा, तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो तुम्हें तो 0 से 10 में ही लेना है बस। तो मान लो मैं यहाँ 0 से स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ 10 तक ही जाता हूँ। तो देखो ऐसे क्या क्या x है जिसके लिए प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा, तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा अगर x की वैल्यू 0 से 2 में लिया जाए, या x की वैल्यू 5 से 10 में लिया जाए, तब ये पॉजिटिव रहेगा। अब 0 से 2 के बीच की प्रोबेबिलिटी, तो यूनिफॉर्म 0 10 है, सो 1/10 का इंटीग्रेशन कर लो 0 से 2 में, यहाँ 5 से 10 में इंटीग्रेशन कर लो 1/10 को, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1/5 मतलब 2/10 प्लस 2/10 प्लस 5/10, सो ये आ गया 7/10, ये है, ठीक है।
तो सिंपल है ना बस। सर जी चैट्स में लिख लें सर नोट्स। ओके ओके तो इसी सर जस्ट गिव द हाँ हिंट्स। 27 के बाद 30 ओके सो 30 number. So it is saying that a random variable has values 2 and minus 2 with equal probabilities. So means probability x is equal to plus 2 is half and probability x is equal to minus 2 is half. ठीक? And what is the variance of this? So just simple ना मतलब what is the problem in this question? बर्नौली फिर ट्रांसफॉर्मेशन। मत ट्रांसफॉर्मेशन करो, you just make a table in discrete. So can you find ex? Can you find ex square? Then can you find variance of x from ex and ex square? And then using ex and ex square है ना ट्रांसफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट x की वैल्यू टेबल बना लो ना, एक टेबल बना लो, टेबल में क्या वन साइड x अदर साइड प्रोबेबिलिटी एट x, सो एट 2 वैल्यू इज हाफ, एट माइनस 2 वैल्यू इज हाफ, मीन विल बी 0, ex स्क्वायर यू फाइंड 4 इंटू हाफ प्लस 4 इंटू हाफ, तो 4 आ गया ex स्क्वायर, वेरिएंस 4 आ गया, किसका वेरिएंस x का वेरिएंस 4 है, नाउ यू अप्लाई वेरिएंस ओवर इट, तो 9 टाइम वेरिएंस ऑफ x प्लस 0, सो 9 टाइम वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस x 4 आया था, 9 4 जा 36 आंसर है इसका. You just try, you don't try actually. Why transform? 32 32 है ना, 31 भी है देखो. x is Poisson 4, y is Poisson 3 है ना. देखो ये नहीं कि जैसे पहले मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ बाद में तुम सॉल्व कर रहे हो. So this is wrong way of practice. First you solve and then you ask doubt है ना. So ये चीज है. So x is Poisson 4, y is Poisson 3. It is not like कि रट्टा मारना है solutions को. It's like to learn कि क्या missing है जो आपको नहीं पता है. So that you need to learn. So x is Poisson 4, y is Poisson 3. And दोनों independent है. So what is the expectation of x given x plus y 7? ये तो theorem है ना. क्या होता है? पॉइसन सर। No. Binomial 4, 7 So you need to make your concept strong. If you are not able to do this, this is a one-liner question, है ना? They are just one-liner question. So you need to understand result. Actually, you don't remember result. Theorem is if x is Poisson lambda 1 and y is Poisson lambda 2 and they are independent, then x given x plus y is equal to n has distribution. बताइए जी. binomial n comma बाइनोमियल n कॉमा x by x plus y. हाँ मतलब Lambda 1 by lambda 1 plus lambda 2. जी lambda 1 upon lambda 1 plus lambda 2. So now in this question this will have distribution binomial 7 comma 4 by 7. इसका मीन कितना हो जाएगा? 4 NP. Mean is NP. Answer is 4. So you should know this concept. ये थोड़े से बेसिक्स ठीक करने होंगे. ठीक है जी. So next 32. 32 में है A B the event such that probability of B is 1 by 2. Probability of A given B is less than 32 हो गया था। नहीं किसी और का भी था शायद. तो probability of A given B is less than probability of A given B complement. Then we can conclude that. तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा है ना. जस्ट क्या करना है इसको एक्सपैंड करो. अब होता क्या ना हम लोग क्वेश्चन पढ़ के सीधा आंसर देना चाहते हैं कि सर कोई ट्रिक बता रहे. थोड़ा सा 2 स्टेप इसको खोलोगे ना, यू जस्ट एक स्टेप ओपन करो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा. देखो तो यहाँ पे क्या है कि
b 1/2 दे रखा है ना, तो कैंसिल हो जाएगा वो। अब जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसी में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, हमें ट्राई करना है जस्ट। सो हम लोग अगर ट्राई करें, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज हाफ, ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज हाफ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज हाफ. So what is the probability of B complement then? Sir, half. Half only na? So both are same. You cancel out. So now what you have? So now see, we have to look toward options. So options में क्या है? A intersection B, B complement intersection A. यहाँ given A है, यहाँ given A है. You just divide both side by A, probability of A. So A intersection B upon probability of A less than A intersection B complement upon probability of A. Now you tell, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? B intersection A upon probability of A, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? Probability of B given A. जी, so probability of B given A लेस देन, एंड इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? Probability of complement given A. यस, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट एंड गिवन ए, ठीक है ना, बिकॉज बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो जो अपॉन में है वो गिवन है, सो बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ऑप्शन जस्ट एक्सपांड करने पे आ जाएगा। तो डी वाला आ गया। इसका आइडिया कैसे आएगा? एक तो प्रैक्टिस करने पे कि मुझे क्या गिवन है और क्या चाहिए, इन्हीं में से कोई एक लाना था ना मुझे, तो ये सोचना पड़ेगा कैसे आएगा, ये चीज है। सो नेक्स्ट इज 47. हाँ 47, तो 47 ओनली। 29 बता दिया था ना, ठीक है, 29 हुआ था। 29 में क्या है? 47 में कंसीडर द फॉलोइंग 5 ऑब्जर्वेशंस। सो ये मतलब बाइवेरिएट डेटा है, ठीक है ना। सो देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो क्या करोगे? ये बाइवेरिएट डेटा है ना, तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। तो या तो मैं रैंडम वेरिएबल समझ के कर सकता हूँ इसको, है ना, या फॉर्मूला लगा लो तुम लोग। सो यू नो व्हाट, U of x y minus U of x into y. हाँ मतलब यूनिफॉर्म कंसीडर करके तुम सॉल्व कर लो, रैंडम वेरिएबल से करना है तो। नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसका अवेलेबल है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कि हाउ टू फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। देखो अगर रैंडम वेरिएबल के थ्रू जाना है तो यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल ले लो, उससे हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव के थ्रू जाना है तो उसके लिए फॉर्मूला है आपके पास। क्या फॉर्मूला है? तो जैसे अगर मैं लिखूं, क्या पूछा है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। तो एक काम सर ये करो, स्पीयरमैन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट से नहीं होगा क्या? सिंपल हो जाएगा, आंसर निकालो क्या आएगा वो। स्पीयरमैन्स में क्यों जाना है? सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हो आप। सर स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट तो रैंक के लिए यूज करते हैं ना। हाँ उधर नॉन, सिंपल दिया हुआ है। वो तो कहीं ना कहीं नॉन पैरामीट्रिक में चला जाता है। तो जैसे x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? 0 1 2 3 4। सो 0 1 2 3 4 और y क्या है? 1 2 3 2 1, मतलब 1 2 3 है बस, ठीक। देखो तो जस्ट कंसीडर देम यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल। तो कितने पॉइंट है मेरे पास? 1 2 3 4 5, है ना। सो यहाँ पे क्या होगा? सर ऐसे लगता है ऑप्शन बड़ा हो जाएगा, फिर एक फार्मूला सही।
हाँ तो फॉर्मूले से करो, कैसे करोगे? हाँ सर, फॉर्मूला से मतलब टाइम कम लगेगा ऐसे बोलो। जैसे 0 1 है ना, फिर 1 2 1 2 ये है तुम्हारा 2 3, दिस इज द पॉइंट, एंड 3 2 एंड 4 1, दिस इज द पॉइंट ना। सो बाकी तो 0 लूंगा मैं, क्योंकि ये पेयर कंसीडर नहीं किया है। और मैं इस पे चूंकि 5 पॉइंट है, आई विल कंसीडर 1/5। इससे देखो क्या आएगा, एक ये ऑप्शन है हमारे पास। तो ये बताओ मुझे, इसका क्या होता है फॉर्मूला? कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन रूट अंडर वेरियंस एक्स वेरियंस वाई। ठीक, तो ये कोरिलेशन निकाल रहे हैं। कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या है? ई ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस ई एक्स ई वाई। बाकी वेरियंस का तो पता ही आप लोगों को। ये आ जाएगा। सो इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से मार्जिन भी निकाल सकते हो ना एक्स का, क्योंकि 1/5 ही तो है ईच पॉइंट पे, यहाँ 1/5। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम ये है, हाँ ठीक है ना, सो 1/5 ईच पॉइंट पे आ जाएगा ना, एंड इधर भी 1/5 एंड 1/5। सिमिलरली इधर हो जाएगा 2/5, इधर 2/5, इधर 1/5। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मार्जिनल निकल गया ना इजीली। यहाँ से मार्जिनल फाइंड करोगे x एंड प्रोबेबिलिटी एट x। सो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है? 0 1 2 3 4 ये है। सो 1/5 1/5 1/5 1/5 मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। डायरेक्टली अगर फॉर्मूला याद डायरेक्टली लगा लो। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म में मीन वेरिएंस क्या होता है? डिस्क्रीट यूनिफॉर्म का फॉर्मूला होता है ना, तो उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। देखना सपोर्ट क्या है उसके हिसाब से। और यहाँ y प्रोबेबिलिटी एट y मान लो। सो y के पास चॉइस है 1 2 3, तो यहाँ 2/5 2/5 1/5। ठीक, तो बताओ यहाँ से ex आ जाएगा, यहाँ से ey आ जाएगा, ex स्क्वायर भी निकाल लोगे, ey स्क्वायर भी आ जाएगा। तो बचता क्या है जैसे आपके पास ex y ना, बाकी चीज तो निकालेगा यहाँ से। सो यहाँ से ey निकालो और ey स्क्वायर निकालो, ex स्क्वायर निकालो। बाकी बचता है जस्ट e ऑफ x इंटू वाई। तो इसमें जस्ट देखना है कहाँ कहाँ नॉन जीरो। 0 इंटू 1 इंटू दिस, तो 0 ही हो जाएगा। इस पॉइंट में 1 इंटू 2 2 इंटू 1/5, तो इसके करस्पॉन्डिंग 2 इंटू 3 6 इंटू 1/5। कैसे करते हैं? x इंटू वाई की वैल्यू करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। तो और यहाँ से फिर 3 इंटू 2 6 इसमें ना, तो 3 इंटू 2 6 इंटू 1/5 एंड लास्ट है 4 इंटू 1 4 इंटू 1/5। इसको देख लो कितना आ गया 18/5 है ना। तो EXY आ गया 18/5। तो ये हो गया। सो EXY 18/5, EX यहाँ से निकालो, EY निकालो। ये भी मुश्किल थोड़ी है, यहाँ से EX इजीली आ जाएगा। कितना सम करना है XI PI को? 10/5 2 आ गया। EX स्क्वायर निकाल लो डायरेक्टली, 30/5 आई थिंक 6 आ जाएगा, चेक कर लो। ठीक, तो ये हो गया। यहाँ से EY फाइंड करोगे 6/5, बट ये थोड़ा लेंदी हो गया ना, कैलकुलेशन ज्यादा हो गया। EY स्क्वायर यहाँ से आ गया 14/5। बस, तो इसको पुट कर दो यहाँ पे, सारी वैल्यूज तो आ ही गई। इसको यहाँ पुट करो क्या आता है, EXY आ गया 18/5।
सो अच्छा 0 हो रहा है, ओके। EXY 18/5 EX EY, तो EX into EY 6/5 into 2 12/5, 0 कहाँ आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा है। EX EY उधर 2 है ना EX। सर एक्सपेक्टेशन ऑफ y 9y का है। अच्छा एक मिनट, मैंने गलत कर दिया क्या, एक मिनट। मतलब 9/5 है। कैसे समेशन एक्स आई बी, ओ हाँ हाँ मैंने गलती कर दिया है, यस हाँ यस यस इट इज माय मिस्टेक, है ना, यहाँ मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किए हैं। सो 1 into 2/5 2 into 2/5 3 into 1/5, तो यहाँ से आ जाएगा 2 4 3 ऐड करना है 9/5, यस। सो ये 9/5 और EX है 2/5, तो 18/5, ओके। तो यहाँ से ये पता चल गया कि EX into EY जो है ये भी 18/5 ही है, तो 18/5 माइनस 18/5, तो डायरेक्टली 0 आ गया, ओके। तो चेक करो आंसर में क्या है। फॉर्मूले से जाते तो क्या होता, फॉर्मूले से अगर जाते तो यहां लिखना पड़ता कि कोरिलेशन, तो पहले कोवेरिएंस निकालोगे उसके लिए, तो कोवेरिएंस जब निकालोगे, कोवेरिएंस ऑफ x into y, ये आएगा 1/n समेशन xi yi i फ्रॉम 1 to n, ठीक, माइनस x बार इंटू y बार, है ना, तो ये है, तो 1/n समेशन xi इंटू 1/n समेशन yi, यहां से आता। सो पेयर्स में देखो वैल्यूज क्या क्या है, समझ आ रहा है। तो यहां से x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5, तो वैल्यूज देखो क्या आ रहा है, तो xi y करोगे वही चीजें होंगी ना, तो ऐसे भी चीज n कितना है 5, तो आएगा ये 18/5, तो ये आसान पड़ेगा ना, इतना लेंदी ये होगा रैंडम वेरिएबल से, अगर ऐसे करते तो आसान पड़ता। माइनस xi का सम 0 + 1 + 2 + 3 + 4, तो ये आ गया 10/5, और यहाँ से 1 2 3 2 1, कितना y को ऐड कर लो, है ना, 9/5, सो फाइनली ये 0 आ गया। देखो तो अगर तुम ऐसे करते तो डायरेक्टली इतना ही करना पड़ता, वैसे हमने इतना फाइंड किया ना कि एक जॉइंट था, फिर मार्जिनल निकाले, मार्जिनल से फिर वो किया, और एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में ये फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्टली मिल जाएगा ना, कोवेरिएंस बिटवीन xi yi, ये चीज है। और ये अगर 0 आ गया कोवेरिएंस, तो कोरिलेशन 0 ही आना है, ठीक है, तो ये है। तो बाकी तुम फॉर्मूला देख सकते हो डिस्क्रिप्टिव में कैसे है ना, वो जैसे वहां पे मीन जो डिस्क्रिप्टिव में होता है x बार होता है ना, 1/n समेशन xi, रैंडम वेरिएबल ex से डिनोट करते हैं, फिर वो उसके हिसाब से डिपेंड करता है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में ये है ना, हम लोग मान करते हैं हर पॉइंट पे इक्वल वेट है, मास है। ओके, तो इसका आंसर 0 हो गया। सो नाउ 47 है ना, अगला क्वेश्चन क्या है 47, सर 47। हाँ, सो 47, so there are 3 boxes each containing 4 white and 5 black ball, so 3 boxes and in each box has 4 white and 5 black balls, all the balls are identical except in color, हाँ मतलब ठीक है, so they are identical balls, color different हो सकता है, जैसे white black का है। all ball is a ball is transferred from first box to second box, है ना, so एक बॉल को ट्रांसफर किया पहले बॉक्स से दूसरे बॉक्स में, then a ball transferred from second box to third, अच्छा, and finally a ball is transferred from third box to first box, so the probability that each box will contain exactly same number of balls as in the beginning is, तो ऐसा कब होगा, जैसे शुरू में था वैसे ही होगा। तो आपको केसेस आइडेंटिफाई करने होंगे ना कि ऐसा कब हो सकता है, तो जिस कलर का बॉल इधर से गया वही कलर का बॉल वापस आएगा, तभी ऐसा होगा ना। हाँ सर। तो देखो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है।
सो लाइक 3 बॉक्सेस है ना, जैसे फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, एंड ईच है, जैसे शुरू में कितना है 4 वाइट एंड 5 ब्लैक, 4 वाइट 5 ब्लैक, ठीक है। सो 4 वाइट और 5 ब्लैक है हमारे पास। सो अब क्या होगा, सो 4 white 5 black, 4 white 5 black, 4 white 5 black. सो एक बॉल आपने यहां से यहां ट्रांसफर किया, 1 बॉल, फिर यहां से यहां ट्रांसफर किया, एंड देन यहां से यहां ट्रांसफर किया। सो व्हाट इज द चांस दैट जितने शुरू में थे उतने ही होंगे? तो ऐसा कब हो सकता है? सोचो। सो या तो ब्लैक ब्लैक ब्लैक, तो फर्स्ट ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, सेकंड इज ब्लैक, है ना। यहाँ पे मतलब वही एक एक बॉल ही ट्रांसफर हुआ हालांकि, और एक यहाँ से ट्रांसफर हुआ तो वो ब्लैक होगा, फिर इसमें ब्लैक आया, फिर ये ब्लैक इसको ट्रांसफर किया, फिर ये ब्लैक कर दिया। एक ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है रेड रेड क्या था, वाइट था ना, सॉरी, तो वाइट वाइट वाइट, एक ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से वाइट आया, ये इसको वाइट ट्रांसफर किया, फिर ये वाइट ट्रांसफर किया। और बताओ अगली पॉसिबिलिटी क्या है कि जितने शुरू में थे वो हो सकते हैं? सर और पॉसिबिलिटी नहीं। मान लो अगर सोचो तुम कि चलो पहले ने व्हाइट ट्रांसफर किया और दूसरे वाले में ब्लैक ट्रांसफर कर दिया, तो प्रॉब्लम ये होगा पहले ने व्हाइट दिया तो इसके पास 5 व्हाइट आ जाएंगे, और ये अगर ब्लैक ट्रांसफर किया इसके पास 4 ब्लैक हो जाएगा, मतलब है ना। और फिर ये जो भी ट्रांसफर करे लेकिन वापस इसमें तो ठीक नहीं हो सकता ना, तो यही 2 पॉसिबिलिटी है। सो इसका मतलब है जस्ट वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। सो यहाँ से एक ब्लॉक ब्लैक बॉल ड्रॉ करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ड्रॉइंग 1 ब्लैक। टोटल सेम होना चाहिए, कलर भी सेम होना चाहिए? नहीं नहीं, कलर भी सेम होना चाहिए, exactly same numbers of balls as in the beginnings. So the probability that each box will contain exactly same, वो तो सेम ही रहेगा ना। अगर वैसे कहते तो हमेशा सेम रहेगा, एक यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, यहां से यहां गया, तो वैसे तो टोटल तो सेम ही रहेगा। कहने का मतलब जैसे शुरू में जितने कलर कॉम्बिनेशन थे सेम कलर कॉम्बिनेशन होने चाहिए इन द एंड, ये मतलब है। तो है ना, तो फर्स्ट ब्लैक ड्रॉ करना 5/9, सेकेंड से ब्लैक हो गया, तो यहाँ अब देखो एक यहां से तुमने ब्लैक ड्रॉ किए, सो वो यहां आया, अब कितना इसके पास है? टोटल 10 है इसके पास, एंड 6/10, 1 मिनट, 6, हाँ 6 ब्लैक एंड 4 वाइट, तो 6/10, एंड नाउ इसने ब्लैक इसको ट्रांसफर किया, सो पहले तो एक ब्लैक आया था उसमें, है ना, तो 6 ब्लैक 4 वाइट हो गया था। अब एक ब्लैक इधर आया तो फिर से 6 ब्लैक 4 वाइट हो गया, कितना होगा 6/10। सो ड्रॉइंग दिस यही हो जाएगा, देख लो। दूसरे केस में व्हाइट, सो यू ड्रॉ 1 व्हाइट बॉल 4/9, एंड ये व्हाइट यहां आ गया, नाउ ड्रॉ 1 व्हाइट, नाउ 5 white 5 black are there, so 5/10, again 1 white यहाँ आया, 5 white 5 black, तो 5/10, so कितने हो गए बताओ? इधर 180 और प्लस 100 अपॉन 900, सो मतलब 280 अपॉन 900, ये कितना हो जाएगा 14/45। चेक करो पहला ऑप्शन, ठीक है। देखो अगर कोई डाउट है तो बताओ।
सो ऐसे तो बहुत लोगों ने ट्राई नहीं किया। देखो फिर से मैं कह रहा हूँ 2023 के देयर आर 2 डिफरेंट पेपर्स। 2022 वाले लास्ट 2 क्लास में हमने सॉल्व किए थे, एक ही पेपर है। ये 2021 का पेपर है, एक ही पेपर है, मतलब एक ही शिफ्ट में हुआ था। सो ये PYQs हैं, इसको कंप्लीट करो, ठीक है। जो जो डाउट है एक जगह कलेक्ट करो, अगर डाउट रह जाते देन यू आस्क, है ना। कुछ क्वेश्चन अभी 1-2 बचे होंगे अभी। सो इसको फिनिश करो। अगर इसका डाउट है अभी वो टॉपिक एक दिन में ही कंप्लीट करा दूंगा मैं, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड सैम्पलिंग वाला, तो एक क्लास लूंगा उसका भी। तो अभी पहले इसको PYQ कंप्लीट कर लो ठीक से, है ना। जिन लोगों का सिलेबस का पार्ट वीक है, जैसे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स वीक है, नहीं पता है, तो उसको एक बार गो थ्रू हो जाओ बुक से या यूट्यूब से, या वो है ना ऑलरेडी मेरा प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, CUET फुल सिलेबस वाला, उसमें देख सकते हो चाहो तो। ये है, और उसको थोड़ा बेसिक्स पे काम करो। उसमें मैट्रिक्स नहीं है उस प्लेलिस्ट में। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट एंड में होगा। देखो एंड में कुछ मैथ्स के पोर्शन, क्योंकि लास्ट टाइम एंड में मैथ्स जल्दी जल्दी कराया था, तो होगा एंड में, होगा एंड के लेक्चर्स में। 40 लेक्चर 39, 40, 41, 42 इनके आसपास मैथ्स पोर्शन डिस्कस हुए हैं 30-40 के बाद। और ऐसे आप मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के लिए क्लास 12 का NCERT रिवाइज कर लो, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्लास 12 की NCERT रिवाइज कर लो। ये सब हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन जो भी CUET में आएंगे डेफिनेशन बेस्ड, थ्योरम बेस्ड, ज्यादातर वन लाइनर, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। जी बताओ, कुछ पूछ रहे थे। सर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो टॉपिक है ना, वो सर। अच्छा इसमें है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं? हाँ, अच्छा जैम में भी नहीं हुआ था तो। हाँ जैम में तो है नहीं। सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और चौथा हो गया तुम्हारा सैम्पलिंग एंड डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये 4 टॉपिक एक्स्ट्रा है। तो ये तो हमने थ्योरी कवर किया है, ठीक है ना। ये अभी मतलब जो बैच 7 का प्लेलिस्ट है, तो बैच 7 में हमने ये कवर किया है, और जो पुराना प्लेलिस्ट है उसमें भी ऑलरेडी कवर कर रखा है ना। पुराने वाले में देखोगे उसमें हमने डिस्कस किया है इसको, जो लास्ट ईयर का CUET का बैच लिया था मैं उसमें। तो इस बार जो बैच 7 है तो उसमें भी डिस्कस किया है। बाकी एक क्लास में ठीक है ये करा दूंगा, एक क्लास में ये हो जाएगा, एक क्लास में ये भी डिस्कस कर सकते हैं। ये है जब तक हाँ एस्टिमेशन में डाउट है सर एक। बताओ, बोलो। सर इससे बाहर है सर। हाँ कोई बात नहीं, बताओ। मतलब सिलेबस ग्रुप पे को किया है। अच्छा सर मेरा भी 2023 से एक डाउट है उस वाले पेपर से। तो डाउट ही चल रहा है, डाउट क्लास में क्या नहीं पूछते, कल डाउट क्लास रख दो। अभी तो आज थोड़ा लेट हो जाता है कई बार आने में मुझे, जैसे क्लास की टाइम जनरली मैं 6 to 8 रखा हुआ है ना, अभी 6 to 8 चल रहा है, कभी लेट हो जाता है। कल भी क्लास है, डेली क्लास, 7 दिन क्लास हो रही है। तो जो डाउट है कलेक्ट करके रखो, इनिशियली जब क्लास शुरू होता है यू कैन आस्क दैट टाइम। तो जिनके डाउट्स ज्यादा है कल पूछना, क्योंकि 8 बजे से दूसरा बैच है, तभी 8 बजे तक जो होता है करते हैं। बाकी जो रह गया तो कल है ना, कल भी 6 to 8 क्लास होगी लाइव। तो लाइव में मेनली तो मेरा पर्पस यही है ना कि डाउट ही कराने में, ना मेन पर्पस है डाउट PYQ का, डाउट मॉक टेस्ट का। सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है, वो सिलेबस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है पूरा। मेन तो पर्पस डाउट का ही है, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर का हो या मॉक टेस्ट का हो या बाहर का हो, कहीं का भी डाउट चलेगा। तो मेन लाइव क्लास का पर्पस डाउट ही है। सर वैसे कल का जो क्लास में वो मॉक पॉइंट का डाउट पूछ सकते हैं क्या? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अलग से क्लास ले लूं? नहीं अलग भी रखेंगे हम लोग। अभी देखो जैसे आई थिंक उसमें यूनिट वाइज मॉक टेस्ट का 1 से 6 तक अपलोड हो गया है ना। हाँ सर, फुल लेंथ भी हो गया 1 से 6। अच्छा